Good morning, students. I am Sina Suman, Assistant Professor in Islamic Teachers Training, B.Ed College, फुलवारी शरीफ, पटना। आज मैं जिस B.Ed पार्ट सेकेंडरी क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें कि पेपर 9 जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें मैं यूनिट 4 का डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग एंड फीडबैक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कि पहले हम देखते हैं इसमें एनालिसिस ऑफ डाटा। इसमें आज हम लोग चलेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा का इंट्रोडक्शन देने के बाद आज मैं इसमें आप लोग को स्टैटिस्टिक्स का जो है इंट्रोडक्शन, उसके डेफिनेशन, फंक्शन, नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में बता। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर एनालिसिस ऑफ डाटा क्या है। एनालिसिस ऑफ डाटा यानी कि प्रदत्तों का विश्लेषण। यानी प्रदत्तों का विश्लेषण क्या है? प्रदत्तों का विश्लेषण जो है ये संख्यात्मक तथ्यों से संबंधित विज्ञान है, मीन्स जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं इसका कलेक्शन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, एनालाइज होता है और फाइनली उसका कंक्लूजन किया जाता है। ये हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा है। अब हम आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। इसके अगर हम सांख्यिकी के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम बता सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटस से हुआ है। और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से हुआ है। और लास्ट में हम देखेंगे तीसरा जो है इसमें जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिक्स से हुआ। इसमें हमारा जो लास्ट है इसमें के आता है। तो यहाँ हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी शब्द इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटस से हुई है और इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से हुआ है और थर्ड वन जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक, जिसमें कि सी नहीं देके लास्ट में इसका के आता है, ये हमारा जर्मन भाषा का वर्ड है। तो मीन्स इन तीनों का ही यहाँ पर मतलब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर इसका है पॉलिटिक्स से रिलेशन है, राजनीति कह लीजिए या फिर राजनीतिक कार्य। मीन्स क्या होता है कि प्राचीन काल में क्या होता था कि जो सांख्यिकी शब्द का जो मतलब जो यूज़ किया जाता था वो राजकाज के कार्य के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि इसमें हम बता सकते हैं कि जैसे कि कितना उपज हुआ, यील्डिंग हुई, कोई भी पैदावार कितनी हुई, या जीवन मरण का अनुपात हुआ, या फिर जो जनसंख्या की गणना, इन चीज़ों का अनुपात जो होता था इसका विवरण जो है हम इसके द्वारा प्रस्तुत करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है फर्गूसन स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हुए बताया था कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन्ड बाय द कंडक्ट ऑफ सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। मीन्स क्या हुआ कि इसमें फर्गूसन ये बताया कि सांख्यिकी का संबंध जो है सर्वेक्षण और परीक्षणों द्वारा प्राप्त होने वाले जो सामग्री है उसके कलेक्शन, जो कलेक्शन हो गया क्लासिफिकेशन से। यहाँ पे सामग्री का अर्थ होता है हमारे जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, डाटा कह लीजिए, आंकड़े कह लीजिए, यहाँ पे उसका ये मतलब है। तो इसके डेफिनेशन और भी साइकोलॉजिस्ट वाले के, लेकिन मेनली डेफिनेशन इसके द्वारा फर्गूसन के द्वारा ये बताई गई थी। इसके बाद हम आते हैं इसके, अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें इसके उपयोग के दृष्टिकोण से अगर यूज्ड के बेसिस पर इसको हम दो भागों में बांट के बता सकते हैं। एक हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, जो वर्णनात्मक सांख्यिकी कहलाएगा। दूसरा हमारा आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है इसमें क्या है, मात्र वर्णन से रिलेशन, मीन्स एजुकेशनल रिसर्च के क्षेत्र में इसको ज़्यादा यूज किया जाता है, एजुकेशनल रिसर्च में। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका उद्देश्य जो है इस वाले का, जो वर्णनात्मक सांख्यिकी, इसका उद्देश्य है जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं इसके मात्र वर्णन करने से हमारा जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स जो होते हैं, सांख्यिक जो हमारे संख्यात्मक जो तथ्य होते हैं उसके मात्र वर्णन करने से। तो इसके अंतर्गत हम इसके अंदर आता है हमारा, जैसे एग्जांपल में हम बता सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगा,
शॉर्ट में लिख मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मेजर्स मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है, 3 माप है इसमें, एक है हमारा मीन, मीडियन और मोड। ये हमारे सिलेबस में भी कवर करता है, मीन, मीडियन और मोड, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप है। तो मीन, मीडियन, मोड, तो इसकी जैसे कि इसका कंपैरिजन हम करेंगे, अगर इसकी प्योरिटी की हम बात करते हैं तो मीन जो है सबसे अधिक शुद्ध है, और ये मीडियन जो है थोड़ा सा कम, और ये लास्ट वाला मोड है जो सबसे ही कम। मीन्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी प्योरिटी बताती है, मतलब, और जो जितना अधिक शुद्ध होगा उसके मतलब कैलकुलेशन में उतना ही समय लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जो जितना टाइम टेकन होगा कैलकुलेशन में उतना ही वो शुद्ध होगा, यानी इसकी प्योरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। तो ये हमारे ये कवर करता है मेजर्स। इसके अलग जो हम बात करते हैं तो हमारा हो गया वर्णनात्मक सांख्यिकी, जिसे जो कि एजुकेशन रिसर्च के क्षेत्र में बहुत यूज़ किया जाता है, और इसका उद्देश्य मात्र न्यूमेरिकल फैक्ट्स के क्या करने से भी इसका वर्णन नहीं बताता है, सिर्फ डिस्क्राइब करता है इसको, जो डाटा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, सामग्री है। इसके बाद दूसरी तरफ हम आते हैं इन्फेरेंशियल पर। तो इन्फेरेंशियल हमारा होता है जो कि हम जैसे कि इमेजिन करते हैं, अनुमान लगाते हैं उस फैक्ट्स के आधार पर, जो फैक्ट्स हैं, तो इसको हम अनुमानात्मक भी कहते हैं, सांख्यिकी निष्कर्षात्मक भी कहते हैं, जैसे कि बहुत से नाम से उसको जाना जाता है। तो इसमें निष्कर्ष होता है, मीन्स क्या होता है इसमें कि जैसे जो प्रतिदर्श आंकड़े होते हैं, सैंपल जो डाटा होता है, डाटा का जो सैंपल होता है, मतलब उसके बेस पर, उसके आधार पर जो जनसंख्या के जो गुण होते हैं उसका क्या कर लिया जाता है, मात्र अनुमान लगा, मतलब इमेजिन किया जाता है उसके बारे में, जो कि जो मतलब पॉपुलेशन है उसके गुणों के बारे में सिर्फ हम क्या करते हैं, इसमें अनुमान लगाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा क्वालिटीज जो होती है पॉपुलेशन की, जो क्वालिटीज जो होती है उसके बारे में मात्र क्या लगाता है, इमेजिन करता है, अनुमान लगाता है। तो ये हमने देखा कि ये और क्लासिफिकेशन तो बहुत है, लेकिन इसके उपयोग के दृष्टिकोण के आधार पर हमारा वर्णनात्मक और ये अनुमानात्मक सांख्यिकी कहलाता है। अब हम जैसे कि ये तो हमने जान लिया, अगर ये सांख्यिकी को हम जैसे लेते हैं कि ये तो हमारा सिंपल, जैसे एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो होता है, तो उसका मतलब उसमें क्या होता है, जो शिक्षा से संबंधित जितने भी फैक्ट्स होते हैं उसका वो क्या करता है, पहले संग्रहण करेगा, कलेक्ट करेगा, यानी कलेक्शन होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, उसके बाद उसका विश्लेषण करेगा, और फाइनली उसका कंक्लूजन होता है। तो ये हमने देखा कि इसके इंट्रोडक्शन में कि इसकी उत्पत्ति 3 वर्ड से बताया कि इसमें क्या क्या आता है। डेफिनेशन में हम जान लिया फर्गुसन के द्वारा क्या कहा गया है इसमें। अब हम चलते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन। आखिर स्टैटिस्टिक्स के क्या कार्य हैं। फंक्शन, तो फंक्शन की जहाँ बात करते हैं तो सांख्यिकी मैंने कि आजकल के यहाँ मानव जीवन के मतलब प्रत्येक क्षेत्र में मानव जीवन के क्या आता है, इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे कि देख लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, कृषि के क्षेत्र में इकोनॉमी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, या फिर चिकित्सा शास्त्र कह लीजिए, और साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका बहुत यूज़ होता है। मतलब हर एक क्षेत्र में मतलब इसके द्वारा वर्क को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसमें फंक्शन में हम सबसे पहले हम जानेंगे पहला कि जैसे कि हमारे सामने कोई भी समस्या है, कि मतलब कि कोई भी समस्या संबंधी जो आंकड़े कह लीजिए, डाटा जो है, प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आती है, उसका क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कलेक्शन करता है। यानी फंक्शन में मतलब कोई भी समस्या संबंधी आंकड़े जिसको कि हमको कंक्लूड करना है, फाइनली कंक्लूजन निकालना है, उसको सबसे पहले क्या करता है, कलेक्शन करता है, उसका संग्रह करता है। फिर सेकंड में आते हैं फंक्शन में, इसके पहले तो उसने कलेक्शन किया, फिर क्या होता है नेक्स्ट जो उसका पॉइंट आएगा, इसके बाद क्या होता है, कोई भी समस्या संबंधी आंकड़े जो होते हैं उसको क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है, या फिर टेबुलेशन भी कह सकते हैं इसको, अरेंज करता है। इसको हम सारणीकरण जिसको कहा जाता है हिंदी में, मतलब वर्गीकरण और सारणीकरण। सबसे पहले उसने समस्या संबंधी आंकड़ों को संग्रह किया, उसको कलेक्ट किया, उसके बाद उसने क्लासिफिकेशन टेबुलेशन किया, और उसके बाद तीसरे में जो आते हैं उसमें वो क्या करता है, विश्लेषण, और फाइनली कंक्लूजन करता है, उसका एनालाइज करेगा, या फिर डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं इसको, और फिर क्या, कंक्लूजन। मतलब समस्या संबंधी आंकड़ों का उसने विश्लेषण किया, उसके बाद उसको उसने कंक्लूड किया।
चौथा जो हमारा फंक्शन में आता है उसमें होता है कि मोर देन वन समस्या आती है, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मतलब यहाँ पर विभिन्न समस्या संबंधी आंकड़ों में क्या प्रस्तुत करता है, कंपैरेटिव स्टडी मीन्स मोर देन वन है तो उसमें क्या करता है, कंपैरेटिव स्टडी प्रस्तुत करता है। ये हमारा चौथा आ गया। पांचवा जो पॉइंट हमारा कार्य में जो आता है उसमें बता सकते हैं कि जैसे भी कोई भी हमारे पास आंकड़ा है, समस्या आंकड़ा, तो उसको वो क्या करता है, समय और स्थान के अकॉर्डिंग उसको अरेंजमेंट। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आएगा अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस। तो हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन में हमने जाना कि आखिर वो क्या उसके कार्य, पहले तो कोई भी उसके सामने जो समस्या संबंधी आंकड़ा जो डाटा आएगा उसको पहले वो कलेक्ट करेगा, संग्रह करेगा, उसका संग्रह जिसको, उसके बाद उसको क्लासीफाई मतलब वर्गीकरण करेगा या सारणीकरण करेगा, उसके बाद तीसरे बाद में उसका विश्लेषण करेगा और फिर कंक्लूजन। फोर्थ में जो आता है जो मतलब एक से अधिक जो उसके पास जो समस्या संबंधी आंकड़े होंगे उसमें वो कंपैरेटिव स्टडी को दिखाएगा, प्रस्तुत करेगा। पांचवा जो हमारा लास्ट वन आता है उसमें जो उसके पास जो डाटा है उसको वो समय और स्थान के अनुसार उसको अरेंज करें। ये हमारा हो गया स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन। इसके बाद जो हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे इसका नीड और इम्पोर्टेंस। आखिर सांख्यिकी है जो उसका क्या महत्व है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि क्यों हमारे लिए आवश्यक है, क्या इसका महत्व है। तो मेन क्या है, जैसे बता सकते हैं कि जितने भी जैसे कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, जो प्राकृतिक घटनाएं जिसको कहते हैं, या फिर मानव या फिर अन्य क्रियाएं हैं, तो लगभग मतलब प्रत्येक पहलू का जो है जो मापन है वो स्टैटिस्टिक्स द्वारा ही किया जाता है। जैसे इसमें हम बता सकते हैं कि कैसे किस क्या कहाँ का मतलब ये किस चीज कहाँ का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले हम देखते हैं कि बच्चों के लिए देख लेते हैं। इसमें मस्ट फॉर स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पे कि आखिर सांख्यिकी बच्चों के लिए कैसे आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। तो सांख्यिकी हमने शब्द लिया बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए कैसे आवश्यक है, जैसे जहाँ पर मोर देन वन स्टूडेंट्स की बात हम करते हैं तो सभी बच्चों की जो रुचियाँ होती हैं या फिर उनकी योग्यता होती, क्षमताएं होती है, वो सब अलग अलग होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि इस स्ट्रेटजीज के द्वारा विभिन्न परीक्षणों के बारे में उनके क्या होता है विश्लेषण कर लिया था, और उन्हीं विश्लेषण के आधार पर उनकी जो मतलब क्या क्या चीज़ में कितनी रुचियां हैं या फिर उपलब्धि है, वो सब चीज़ों का पता विभिन्न परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये बच्चों के लिए आवश्यक इस तरह से हुई। सेकंड जो हम लेते हैं मूल्यांकन के लिए कैसे आवश्यक है, मीन्स कैसे इवेल्युएट होता है। तो मेन कहने का यहाँ मतलब है कि जैसे कि आप कह ले इसको बता दें एजुकेशनल और साइकोलॉजी से रिलेटेड जो परीक्षाओं के फलों का मूल्यांकन स्टैटिस्टिक्स द्वारा ही किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर हम बता सकते हैं साइकोलॉजी टेस्ट तो बहुत सारे, लेकिन जैसे इसमें अगर पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, आपका डायग्नोस्टिक हो गया, अचीवमेंट हो गया, इंटेलिजेंसी टेस्ट हो गया, तो इसमें दो तीन मेन जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें एक बताते हैं आपको ये इंटेलिजेंस टेस्ट का पहला बुद्धि जो परीक्षण होता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में मेन चीज़ में फर्स्ट ये लेते हैं कि एक होता है इसमें इंटेलिजेंस कोशिएंट होता है, इसको निकालने का एक फार्मूला होता है मेंटल एज, मतलब MA/CA जो होता है क्रोनोलॉजिकल एज, इसको हम रियल भी बोलते हैं, रियल एज, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स IQ निकालने का फार्मूला है कि जो मेंटल एज मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु जिसकी रियल है, इसको 100 से इंटू करने पर उसका हम क्या निकाल सकते हैं, IQ आसानी से निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर इंटेलिजेंसी टेस्ट की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी बहुत बच्चों का IQ लेवल डिफर करता है कि कोई बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, कोई मूर्ख होता है, कोई एवरेज होता है।
तो इसमें जब हम आईक्यू लेवल की बात करते हैं, तो जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जीनियस होते हैं, उनका जो आईक्यू लेवल होता है अबव 140 होता है, 140 के ऊपर होता है उनका आईक्यू लेवल। और इसके बाद अगर हम एवरेज या नॉर्मल की बात करते हैं तो उसका हम ले लेंगे हम, जैसे कि इसमें बताया हमने 140 से अबव होगा जो गॉड जीनियस जो होते हैं, जीनियस स्टूडेंट्स, उनका 140 से अबव होगा। और यहाँ पर फिर एक मेन लेते हैं कि जैसे कि जो एवरेज होते हैं, एवरेज या फिर नॉर्मल होते हैं, उनका 90 अप टू 110 के बीच में होता है आईक्यू लेवल, इसकी बात करें आईक्यू लेवल की, तो ये कहलाते हैं एवरेज, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, नॉर्मल। फिर हम एक और बता सकते हैं, जैसे कि जिसको कि मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख जो बच्चे होते हैं, तो उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो होता है 50 अप टू 75 के बीच में। ये हमारे मूर्ख हो गए, इनको मोरल्स भी कहते हैं। और फिर हम एक लेते हैं जैसे कि जो कि जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जड़ जो कि महामूर्ख कहलाते हैं, तो उनका होता है 25 से नीचे, बिलो 25 मूर्ख कहलाते हैं, जड़ बुद्धि वाले। तो मेन यही है इसमें कि कैसे एवल्यूट होता है। तो हमने इसमें अंदर बात की इंटेलिजेंस टेस्ट की, तो उसमें जाना कि आईक्यू लेवल कैसे निकालते हैं, और अलग अलग बच्चे के, इसके अलावा और भी होते हैं आईक्यू लेवल, इसमें बहुत सारे क्लासीफाई है कि कैसे कैसे इसमें, लेकिन मैंने मेनली आपको पता है कि एक जीनियस होगा गॉड गिफ्टेड, एक जो एवरेज होते हैं वो, और एक मूर्ख, 3 तरह की क्लासेस अलग अलग बता दी है। इसके बाद हम लेते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट, हो गया हमारा। इसके बाद हम इसमें दूसरा बता सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसको अटेनमेंट टेस्ट भी कहते हैं, मीन्स उपलब्धि परीक्षण। तो यहाँ उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, जैसे कि होता है क्या कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में, सभी व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति जब अपने जीवन में नॉलेज और स्किल को एक्वायर करता है, और वो नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड है, उसमें कितनी दक्षता उसको हासिल है, तो इसका जो टेस्ट होता है, मतलब उसने कितनी दक्षता हासिल की, वो उस नॉलेज और स्किल के अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चा उसमें कितना निपुण हुआ, कितना दक्ष है। तो ये हमारा अचीवमेंट टेस्ट हो गया, जो कि जिसको हम अटेनमेंट टेस्ट भी बोलते हैं। लास्ट वाला जो हम इसमें देखते हैं डायग्नोस्टिक, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक। जैसे कि जनरली हम जैसे कैसे जानते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को देखता है, तो उसी तरह यहाँ डॉक्टर का पेशेंट से रिलेशन है, यहाँ टीचर का स्टूडेंट से रिलेशन, मीन्स डायग्नोस्टिक करना भी, तो कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट की बीमारी को खोज के उसका निदान कर देता है, निदानात्मक उसको कहा। तो यहाँ पर इन केस एजुकेशन के क्षेत्र में हम लेके देखते हैं, तो इसका यहाँ ये मतलब है, जैसे कि मान लीजिए जहाँ पर क्लासरूम में मोर देन 1 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पर होता है कि सभी बच्चे एक तरह से उस नॉलेज को एक्वायर नहीं कर पाते, उन सबका तरीका मतलब उसको ग्रहण करने का अलग अलग होता है, और उसमें बहुत कमियां भी होती हैं। कुछ होता है कि बच्चों को साउंड की प्रॉब्लम होती है, किन्हीं बच्चों को मतलब बैठने में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है उसको। तो यही मतलब हम उस चीज़ को खोजते हैं कि किसी बच्चे को अगर हम फास्ट जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है, साउंड में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों को वो रेमेडीज हम निकालते हैं कि बच्चों को क्या कमी है, उनको उनका निदान करते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट ये कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा कि बच्चों के लिए आवश्यक हो गया ये मूल्यांकन के लिए। आप लेते हैं कि टीचर के लिए कैसे आवश्यक है। शिक्षक सांख्यिकी जो है स्ट्रेटेजी जो शिक्षक को कुशल व्यवसाय प्रदान करती कैसे, जिनके होता है टीचर अलग अलग तरह से एजुकेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, उसके आधार पर विश्लेषण करते हैं, और उसी परिणाम के आधार पर क्या करता है जो शिक्षक होता है बच्चे की वास्तविक स्थिति का, मतलब उसका रियल इमेज का उसको पता चलता है कि उसका रियल स्टेटस क्या है, आखिर मतलब कितने नॉलेज है उसमें, क्या चीज़ उसने एक्वायर किया अभी तक। तो यही स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हम विभिन्न साइकोलॉजी एजुकेशन टेस्ट के द्वारा उसका हम वास्तविक स्थिति जान लेते हैं। ये टीचर के लिए आवश्यक हो गया। फिर आते हैं हम चौथे में लेते हैं नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, स्टूडेंट के लिए हो गया और मूल्यांकन के लिए हो गया, शिक्षक के लिए चौथा हम लेते हैं इसमें कैसे वो स्कूल के लिए आवश्यक है स्टैटिस्टिक्स। कैसे वो विद्यालय के आवश्यक है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, यह जो है ये विद्यालय में जैसे कि बता सकते जैसे छात्र संख्या हो गई, उसकी बच्चों की परीक्षाओं के फल हो गए, खेलकूद हो गया, उनकी उपलब्धि, इसका जो प्रतिवर्ष का जो वो क्या करता है कलेक्शन और क्लासिफिकेशन या सारणीकरण करके उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगा लेता है।
तो इससे क्या होता है कि जैसे कि स्कूल्स में आते हैं जो सुपरवाइज़र आते हैं देखने के लिए, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लोग आते हैं कि क्या स्थिति चल रहा है, तो उनको क्या होता है कि कम समय में वो सारी जानकारी उनको शॉर्ट में उनको पता चल जाती है जो आते हैं पता कर। ये स्कूल के लिए इस तरह आवश्यक है। अब हम लेते हैं कि ये साइकोलॉजी के लिए कैसे आवश्यक है। मनोविज्ञान कहने का मतलब यहाँ ये है कि इस स्टैटिस्टिक्स के अभाव में, सांख्यिकी के अभाव में जो है ये जो होता है, ये जो है साइकोलॉजी एजुकेशन या साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो है इसकी स्टडीज़ में पूर्ण सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स इसके अभाव में हम ये अधूरा है, नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ कहते जैसे कि अनेक जो प्रयोग होते हैं फिर परीक्षण होते हैं, उसका जो परिणाम होता है, तो वेरियस जो स्टैटिस्टिकल्स टेक्निक्स होती है उसके अनुरूप जो है उसकी पर्याप्त मात्रा में उसका चित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं इसकी सहायता से। लेकिन अगर ये इसके अभाव में तो हम उसका सही स्टडी ज्ञात नहीं कर सकते हैं किस तरह से करेंगे। छठा जो है हमारा आता है कैसे ये रिसर्च वर्क करें। मस्ट फॉर रिसर्च वर्क एंड एजुकेशन, मतलब कैसे जो सांख्यिकी है वो जो ये शोध कार्य और शिक्षा के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग जो कंट्रीज है, लगभग सभी कंट्रीज में क्या होता है, समय के इम्पोर्टेंस के अनुसार जो होता है जो शिक्षा के उद्देश्य कह लीजिए, इसका पाठ्यक्रम है या फिर शिक्षण विधियाँ, इसमें क्या होती है बदलाव की, इसमें परिवर्तन की मांग की जाती है। तो इसी को पूर्ण करने के लिए क्या होता है वेरियस एजुकेशनल टेस्ट और रिसर्च वर्क किए जाते हैं, जो कि किसके द्वारा संभव है, स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, सांख्यिकी क्या करती है, जो अलग अलग कार्य या फिर परीक्षण है, इसका जो परीक्षण है इसकी विश्वसनीयता और किसकी प्रमाणिकता की जांच करती है। मेन होता है कि जांच करने से उसकी कमियां भी पता चल जाती है कि त्रुटि के, और भविष्य में उसका कितना उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में हमको अच्छे से जानकारी मिलती है। तो हमने देखा कि नीड और इम्पोर्टेंस जो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें हमने 6 पॉइंट कवर किया है। पहला इसमें स्टूडेंट के लिए आवश्यक और मूल्यांकन के लिए इसमें हमने अलग अलग, इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मैंने मेनली कुछ बताया है इसमें। और शिक्षा के लिए कैसे आवश्यक है और स्कूल के लिए कैसे आवश्यक है, ये 6 पॉइंट्स हमारे कवर करते हैं। तो आज हमने देखा कि जो हमारा जो डाटा एनालिसिस यूनिट 4 उसमें आगे बढ़ने से पहले हम स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसकी फंक्शन और नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में हमने जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे।